नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में बात करेंगे। सलारपुर लोधनपुरवा इलाके में पति पत्नी के विवाद में भाई भौजाई और भतीजों पर धारदार हथियार से हमला हो गया। सभी गंभीर रूप से घायल हुए, जिनका प्राथमिक उपचार अस्पताल में किया गया। चिकित्सकों ने सिर और आंख में गंभीर चोटों की पुष्टि करते हुए दर्जनों टांके लगाए। घायलों को 5 दिन इलाज के बाद छुट्टी मिली, लेकिन आरोपियों के दबाव में उन्हें गल्ला मंडी चौकी बुलाया गया। पीड़ितों के अनुसार सपा के पूर्व प्रधान नान बाबू ने जबरन सुलह समझौता करवाने की कोशिश की और न मानने पर हत्या की धमकी दी। पुलिस ने 108 एम्बुलेंस की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया और मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। पीड़ित न्याय की गुहार लगा रहे हैं और आरोपियों के खिलाफ सुसंगत कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के अवसर पर वृद्धाश्रम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि जनपद के अपर न्यायाधीश विनय आर्य और समाज कल्याण अधिकारी ने वृद्ध माता पिता को अंग वस्त्र प्रदान कर आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि प्रयास रहेगा कि वृद्धजन को उनके घर परिवार से जोड़ा जाए और समाज में जागरूकता बढ़ाई जाए। यदि हम अपने माता पिता की परवरिश नहीं करेंगे तो भविष्य में हमारे बच्चों का व्यवहार भी वैसा ही होगा। वृद्धाश्रम के प्रबंधक ने बताया कि कई वृद्धजन को उनके घर भेजा जा चुका है और आगे भी परिवार से संपर्क कर वृद्धों को उनके घर लौटाने का प्रयास जारी रहेगा। कार्यक्रम में आश्रम के सभी वृद्धजन और संरक्षक उपस्थित रहे। मिर्जापुर से एसएन यादव की रिपोर्ट। साथ मौजूद अपर जिला जज मिर्जापुर जनपद के अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस में इस वृद्धाश्रम में आए थे। आइए हम जानते हैं कि इस वृद्ध दिवस में वृद्धाश्रम और वृद्ध लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। आजकल सर जो है दिन प्रतिदिन ओल्ड हाउस बढ़ते जा रहे हैं, घट नहीं रहे हैं, इसको कैसे लगाम लगाया जाए। ये आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस है। मैं सभी लोगों से विनती करूंगा कि वो अपने माता पिता की बात सुने, समझें। जिस तरह से जब वो छोटे थे उनकी सही गलत सारी बातें हमारे माँ बाप मानते हैं, समझते हैं और उन्हें माफ़ भी करते हैं। इसी प्रकार से हमें बच्चों को चाहिए कि हम माता पिता के साथ रहें। और मेरा तो अपना खुद का एक्सपीरियंस है कि माता पिता जो होते हैं वो हमारे बच्चे के ही लालन पालन में वो सहयोग करते हैं। जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ कि आजकल बच्चे जो हैं वो मोबाइल और टीवी कार्टून देख के वन साइडेड कम्युनिकेशन करते हैं और बोलने चालने में उनकी समस्याएं होती हैं। यही मैं देखा करता था कि मेरे माता पिता मेरे बच्चे जब बात करते थे तो वो बात करना सीख गए। चीज़ हमें जानना चाहिए कि जैसे प्रकार से हम लोग अपने माता पिता से व्यवहार करेंगे वहाँ हमारे बच्चे भी उसी प्रकार से व्यवहार करेंगे। हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए और हर जायज़ नाजायज़ सारी बातें उनकी माननी चाहिए। आपको क्या लगता है का कानून ऐसा लाया जाए आजकल अच्छी सर्विस में होने के बावजूद अपने पेरेंट्स को ओल्ड हाउस में भेज देते हैं। ऐसे ढेर सारे उदाहरण हैं। मेरा तो ये मानना है कि वृद्धाश्रम होने ही नहीं चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति इस प्रकार की बनी ही नहीं है कि वहाँ पे वृद्धाश्रम बनाया जाए। हम लोग शुरुआत से देखते आए हैं कि वृद्ध जो है हमारे घर में देखभाल करते थे, हमें पालन किया हमारा, उसके बाद फिर हमारे बच्चों का ध्यान रखते हैं। ये हमारे कानून की बात है। हम लोग को पहले अपने मंथन करना पड़ेगा कि क्या जो हम कर रहे हैं वो सही है। हम सबको पता है कि अगर अंदर की आवाज़ आता है कि अगर दुखी सुनेंगे तो हमको लगेगा कि हम गलत कर रहे हैं। और इन माता पिता मैं तो इनसे जब 1.5 साल से मिलता रहता हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है यहाँ पे आके। यहाँ तक कुछ माताएं यहाँ पे श्री राम राम का हम लोग हमारे बच्चों संस्कार यही माता पिता देते हैं। अपने घर में रहें, अपने बच्चे जो है इस चीज़ को ध्यान रखें कि माता पिता हैं हमारे, उनका ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। जिस प्रकार से उन्होंने हमें बचपन में पाला। जी धन्यवाद। तो इस तरीके से आपने देखा हमारे साथ अपर जिला जज विनय आर्य और जी इन्होंने बताया कि किस तरीके से वृद्धावस्था में वृद्ध लोगों के लिए आज के यंगस्टर को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यदि हम जो चीज उनको देंगे वही चीज हमें ही रिवर्स में मिलेगा। न्यूज 21 के लिए मिर्जापुर से एसएन यादव की रिपोर्ट। ग्रीन पार्क स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच वनडे का पहला मुकाबला बुधवार को खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है।
भारत के ओपनर प्रियांश आर्या और सिमरन सिंह मैदान पर उतरे। लगातार बारिश के कारण मैच का शेड्यूल प्रभावित हुआ था। मैच रेफरी ने मैदान का निरीक्षण किया और पिच और आउटफील्ड को खेल योग्य पाया। सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए यूपीसीए ने फैसला किया कि मुकाबला बिना दर्शकों के खेला जाएगा। ओपनिंग सेरेमनी में कानपुर सांसद रमेश अवस्थी, वेन्यू डायरेक्टर संजय कपूर, यूपीसीए और बीसीसीआई के पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। पहले से खरीदे गए टिकटों के लिए रिफंड की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट। पार्क के सारे वॉलंटियर्स इन्होंने कड़ी मेहनत की। कल रात को ग्राउंड तैयार है। अगले दिन मैच में 16 घंटे बारिश होने के बाद सारे कानपुर वासियों को, सारे मीडिया कर्मियों को, इन्होंने इस मैच को सपोर्ट किया और ग्रीन पार्क की जीत हुई है। आप सबको इसकी बधाई और ग्रीन पार्क को बधाई। शुरुआत किस तरीके की गई मैच की? घंटे बजा के की गई, किस शुरुआत की गई? पारंपरिक तौर पे हम लोग जैसे तैयारी करते हैं, घंटा बजा के गुब्बारे उड़ाकर शुरुआत। सर, कल जो मैच में पास मिले थे बच्चों को और टिकटें मिली थी जो देखने आए थे, वो नहीं आज कल देख पाए हैं, उनको आगे क्या है? आगे 3 तारीख और 5 तारीख में वो रीइंबर्स कर सकते हैं। रीइंबर्स का मतलब स्वैप कर सकते हैं, स्वैप का मतलब बदल सकते हैं। 3 तारीख की टिकट अभी से अवेलेबल हो गई है बुक माई शो पे, वहाँ टिकट लाइए, टिकट बदलवा लीजिए। जब 3 का मैच खत्म हो जाएगा, जो 3 में स्वैप नहीं करेगा वो 4 तारीख को और 5 तारीख को 5 के मैच के लिए स्वैप कर लेगा। थाना चकेरी क्षेत्र के मथुरापुर रोड केडीए कॉलोनी में 23 सितंबर को मिला अधजला शव छोटे बेटे मानस पाल उर्फ छोटू का निकला। पिता रामचंद्र पाल की तहरीर के आधार पर पुलिस ने पारिवारिक रंजिश में हत्या की साजिश का खुलासा किया। जानकारी के अनुसार बड़ा बेटा प्रांजल पाल उर्फ गोपी ने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ किरण से लव मैरिज की थी, जिसका छोटा भाई मानस विरोध करता था। संपत्ति और पारिवारिक विवाद को लेकर बड़े बेटे, उसकी पत्नी और मां मंजू देवी ने मिलकर मानस की हत्या की। शव को पहले घर पर जलाने की कोशिश की गई और बाद में मथुरापुर रोड की झाड़ियों में फेंक दिया गया। पुलिस आयुक्त कानपुर नगर के निर्देशन में गठित टीम ने 30 सितंबर शाम 5:30 बजे रामादेवी फ्लाईओवर से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट। दिनांक 23/9/2025 को एक डेड बॉडी मिली थी थाना चकेरी अंतर्गत मथुरापुर रोड सड़क के किनारे। किसी के द्वारा उसको फेंक कर वहाँ पे चले गए थे। जो डेड बॉडी की हालत थी वो अजली कंडीशन में थी। डेड बॉडी शिनाख्त के प्रयास किए गए, उस समय शिनाख्त नहीं हो पाई। पुलिस ने उसके फोटोग्राफ्स और उसके वीडियोस निकाले और उसके जो कपड़े पहन रखे थे उसकी डिटेल्स मीडिया पे सर्कुलेट की। साथ ही उसका हमने आगे पीछे के जो हमारे सीसीटीवी कैमरेज हैं उसकी भी हमने जांच कराई। उसके उपरांत जब हमने उसका पोस्टमार्टम कराया, पोस्टमार्टम में कई तथ्य सामने आए और कुछ चीज़ें जो क्लियर नहीं थी उसको एफएसएल के लिए रेफर कर दिया गया। इसके अलावा जो मीडिया पे हमने सर्कुलेट किया था, इसी के क्रम में एक फतेहपुर में जो गांव है जिसका नाम है जलालपुर न्योरी, वहाँ के प्रधान ने संपर्क किया। उसने बताया कि साहब ये जो फोटोज आपने सर्कुलेट किए हैं ये हमारे ही गांव का लड़का है, उसने पहचान की थी। उसकी जानकारी के आधार पर जो मृतक है उसके पिता से संपर्क किया गया। पिता ने जब आया, पिता के साथ जब फोटोग्राफ सर्कुलेट की गई, उसने पहचान की अपने बेटे की, उसने पुष्टि की। भारतीय किसान यूनियन बाबा ने 1 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रीय कार्यालय हापुड़ में सदस्यता अभियान आयोजित किया। जिला अध्यक्ष उमेश गौतम और युवा जिला अध्यक्ष सचिन त्यागी के नेतृत्व में अभियान के तहत बिजनौर से आए अमजद, साजिद और अंकित को संगठन में क्रमशः जिला, युवा जिला और ब्लॉक अध्यक्ष पदों पर नियुक्त किया गया। इस अवसर पर लगभग 450 से अधिक लोग यूनियन से जुड़े। राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहसिन उर्फ बबलू भैया ने सभी नए सदस्यों और नेताओं का आभार व्यक्त किया और उन्हें निर्देश दिए कि अपने जिलों में अधिकतम लोगों को सदस्यता दिलाने के लिए टीम तैयार रखे। अभियान ने संगठन की मजबूती और ग्रामीण संपर्क को और बढ़ाया। हापुड़ से मोनिस खान की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश एटीएस ने कर्मा थाना क्षेत्र के बदोही गांव से सफील सलमानी उर्फ अली रजवी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर गैर इस्लामिक धर्म गुरुओं की हत्या की योजना बनाने और सोशल मीडिया पर कट्टरपंथी पोस्ट शेयर कर युवाओं को भड़काने का आरोप है। प्राथमिक जांच में पता चला कि अली विदेशी नेटवर्क से जुड़ा था और संदिग्ध संगठनों से संपर्क रखता था। सामान्य परिवार से होने के बावजूद उसका दिमाग नफरत और हिंसा की सोच से भरा था। गिरफ्तारी के बाद एटीएस की गहन पूछताछ जारी है। आरोपी की मां और ग्रामीणों ने पुलिस कार्रवाई पर आश्चर्य जताया और कहा कि अली साधारण जीवन जीता था और किसी गलत कार्य में शामिल नहीं था। सोनभद्र से संतोष साहनी की रिपोर्ट।
मिशन शक्ति अभियान 5 के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की पहल की गई। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देश पर पीपरी की कक्षा 12वीं की छात्रा तनु जायसवाल को एक दिन के लिए प्रतीकात्मक रूप से सीओ नियुक्त किया गया। इस दौरान अन्य थानों के प्रभारी भी छात्राओं को पुलिस अधिकारी बनाकर उनके आत्मविश्वास और सम्मान को बढ़ा रहे हैं। छात्रा तनु ने पीपरी सीओ अमित कुमार के नेतृत्व में क्षेत्राधिकारी कार्यालय का भ्रमण किया और पुलिस कार्यप्रणाली, प्रशासनिक अभिलेख और कानून व्यवस्था से जुड़ी बारीकियों की जानकारी प्राप्त की। उनके उत्साहवर्धन के लिए उन्हें इंडियाज मोस्ट फेयरलेस पुस्तक भेंट की गई। सीओ अमित कुमार ने कहा कि यह कार्यक्रम मिशन शक्ति अभियान की भावना को साकार करता है, जिससे बालिकाओं और महिलाओं को नेतृत्व, आत्मबल और आत्मनिर्भरता की प्रेरणा मिलती है। सोनभद्र से संतोष साहनी की रिपोर्ट। आज दिनांक 30 सितंबर 2025 को मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा फेज 5 के रूप में चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य महिलाओं एवं बच्चियों को जागरूक करना, सशक्त करना, समाज में एक सशक्त मैसेज देना, जिससे महिलाओं एवं बच्चियों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़े। उसी के तहत आज हमारे यहाँ तनु जायसवाल नाम की एक बच्ची, जो कि ग्रीनलैंड स्कूल खाड़पाथर में पढ़ती है, उसको एक दिन का क्षेत्राधिकारी पुत्री बनाया गया। बच्ची अपने पेरेंट्स और गार्जियन के साथ और स्कूल टीचर के साथ हमारे कार्यालय पर उपस्थित हुई। उनको पूरे प्रोटोकॉल के साथ एक दिन का क्षेत्राधिकारी नियुक्त किया गया। My name is Tanu Jaiswal. I am a student of Greenland Senior Secondary School. I am studying in class 12. And today I have been given the opportunity to become CEO for one day in CEO office in Pipri. तो आज मैंने बहुत कुछ सीखा, मुझे बहुत कुछ जानने को मिला। सर ने मुझे न्यू लॉज के बारे में बताया, टोल फ्री नंबर्स के बारे में बताया, जैसे कि विमेन हेल्पलाइन में 1098, और हमें बहुत सारे रजिस्टर्स के बारे में भी बताया। हमने जन सुनवाई की और हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे बहुत ही अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं। हमें उस हिसाब से सबसे बात करना होता है और एक ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमें इस बात का पता चला। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मुझे बहुत अच्छा लगा ये बनकर। जिले के रामगांव थाना क्षेत्र के निंदरपुरवा गांव में बुधवार को दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। किसान विजय मौर्य ने 2 किशोर लड़कों और अपनी 2 बेटियों की निर्मम हत्या करने के बाद पत्नी संग खुद को आग लगाकर जान दे दी। इस भीषण घटना में कुल 6 लोगों की मृत्यु हो गई। पुलिस जांच के मुताबिक विजय मौर्य ने लहसुन की बुवाई के बहाने गांव के 2 नाबालिग लड़कों सूरज और सनी वर्मा को घर बुलाया। वहां उसने धारदार हथियार से दोनों का गला रेत दिया। इसके बाद अपनी 2 बेटियों टेंडवा और छुटकी की हत्या कर दी। अंत में उसने अपनी पत्नी धीरज कुमारी के साथ खुद को कमरे में बंद कर आग के हवाले कर दिया। आग की लपटें उठते ही गांव में अफरा तफरी मच गई। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और घर से 6 शव बरामद किए। इस दौरान घर का ट्रैक्टर और मवेशी भी जलकर खाक हो गए। ग्रामीणों ने बताया कि 2 महीने पहले विजय के एक बेटे की मृत्यु हो गई थी, जिससे वह गहरे सदमे में था। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। रफीक नगर में मकान सौदे के विवाद ने गंभीर रूप ले लिया। प्रार्थी की पत्नी रीना ने आरोप लगाया कि 25 अप्रैल 2025 को गनी और उसके भाई गुल्लू ने धोखे से एक रसीदनामा लिखवाया, जिसमें असल सौदे की राशि 19.10 लाख होने के बावजूद 8 लाख रुपए अंकित करा दिए। इसके बाद 30 सितंबर को गनी, गुल्लू, अब्दुल सलाम, वाहिद समेत अन्य लोग उनके घर घुस आए और रीना व उसके नाबालिग बेटे फैजल को 8 घंटे तक बंधक बनाकर रखा। आरोप है कि फैजल की कनपट्टी पर तमंचा रखा गया, रीना से मारपीट की गई और कपड़े फाड़कर अश्लील हरकतें की गई। दबाव डाला गया कि या तो 8 लाख रुपए लौटाए जाएं या बेनामा कर दिया जाए। शोर मचाने पर आरोपी गालियां देकर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकले। पीड़िता की शिकायत के बावजूद अब तक पुलिस कार्रवाई न होने से परिजनों में रोष है। हापुड़ से मोनिस खान की रिपोर्ट। मामला ये है कि मैं रफीक नगर का निवासी हूँ और मेरे एक बेटा है 14 साल का। कल का मामला ये है कि कल मैं सुबह गाड़ी पे चला गया, मैं नौकरी करता हूँ। मेरे बाद में 9:30 बजे गुल्लू और उसके 4 भाई, 2 साथी अज्ञात में 3 लेडीज़ मेरे घर आकर गए उसमें, और मेरे बेटे को भी और मेरी बीवी को उन्होंने बंधक बना लिया। उनका मोबाइल भी छीन लिया और उनको गाली गलौज बदतमीजी करने लगे। इन्होंने रो करके मुझे फ़ोन करा कि जी ऐसे सब बात है, यहाँ पर देखो क्या हो रहा है। मैंने किसी को फ़ोन नहीं करा। मैंने इनसे कहा कि 112 नंबर पर फ़ोन करो, पुलिस को बुला लो, लेकिन इनके मोबाइल छीन लिए गए। मामला ये है कि मैं
रफ़ीक नगर का निवासी हूँ और मेरे नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के मिशन शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत सुदति ग्लोबल एकेडमी की छात्रा मानवी को सोमवार को एक दिन के लिए पुलिस अधीक्षक बनाया गया। पदभार संभालते ही मानवी ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बैठकर फरियादियों की समस्याएं सुनी और कई मामलों का त्वरित निस्तारण करवाया। कुछ जटिल मामलों की गहन जांच कराने के निर्देश भी दिए गए। एसपी ओरेया ने छात्रा के आत्मविश्वास और जिम्मेदारी की प्रशंसा की। मानवी ने कहा कि यह अनुभव उनके लिए यादगार रहा और उन्हें नारी शक्ति की वास्तविक ताकत का एहसास हुआ। जनपद में मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत बेटियों और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार पहल की जा रही है और छात्रा मानवी को एक दिन का एसपी बनाना इस कड़ी का अहम हिस्सा रहा। ओरेया से आशुतोष अवस्थी की रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि मैं एक दिन के लिए एसपी बन सकूं। और जब मैं सबसे पहले एसएचओ ऑफिस गई थी तो मैं बहुत नर्वस थी। उसके बाद मैंने जब एक फरियादी से बात की तो मुझे पता चला कि आपको हमेशा अपर लेवल पे नहीं देखना होता है, क्योंकि जो इंसान आपके सामने कंप्लेन करने आया है वो सच में विक्टिम है भी कि नहीं, ये आपको नहीं पता है। आप ऐसे ही किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, तो आपको रूट लेवल, क्रॉस क्वेश्चनिंग, ये सब करनी चाहिए। कोतवाली पिलवा क्षेत्र के सुना स्थित हजारा नहर में 2 दिन पूर्व छलांग लगाने वाले युवक साहिल कश्यप का शव पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद नहर से बरामद किया है। युवक ने नहर में छलांग लगाने से पहले वीडियो सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया था। युवक के शव के मिलने के बाद परिवार में चीख पुकार मच गई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार साहिल कश्यप पैसों के बोझ में दबकर इस आत्मघाती कदम पर मजबूर हुआ। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। एटा से इराज अली की रिपोर्ट। थाना सीबीगंज क्षेत्र में पुलिस और दंगाइयों के बीच मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एसएसपी बरेली अनुराग आर्य ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से एंटी राइट गन, अवैध असला और मोटरसाइकिल बरामद हुई है। ये आरोपी हाल ही में हुए दंगों में शामिल थे और फरार चल रहे थे। पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में दंगाइयों में हड़कंप मच गया है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। बरेली से पवन कुमार की रिपोर्ट। 26 सितंबर को थाना कोतवाली अंतर्गत घटित घटना के संबंध में आज सीबीगंज थाने की टीम के द्वारा 2 अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। इनके नाम है इदरीस पुत्र सद्दीक, जो थाना बदनापुर शाहजहांपुर का रहने वाला है, और इकबाल पुत्र जफर अली, ये भी थाना बदनापुर जिला शाहजहांपुर का रहने वाला है। इन दोनों को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गोली लगी है। इनको उपचार के लिए भेजा गया है। गिरफ्तार अभियुक्त इदरीस पुत्र सद्दीक के ऊपर 20 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें चोरी, डकैती, गैंगस्टर आर्म्स एक्ट अंतर्गत मुकदमे दर्ज हैं। इसी प्रकार से जो इकबाल अपराधी पकड़ा गया है, इसके विरुद्ध भी चोरी, डकैती और गैंगस्टर के 17 मुकदमे लगभग दर्ज हैं। इन दोनों के पास से एक छीनी हुई सरकारी एंटी राइट गन, जो मौके पे मौजूद पुलिस बल था उससे छीनी गई थी, ये बरामद हुई है। 2 तमंचे 315 बोर के अवैध तमंचे बरामद हुए हैं। खोखा और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। एक मोटरसाइकिल पैशन प्लस और 2 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।